हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ाने जा रहा हूँ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और आने वाले हर एग्ज़ाम में आएगा, यानी भारत का संवैधानिक विकास। यानी मैं आपको आज भारतीय संविधान पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये मैंने स्टार्टिंग से लिया है, आप पॉइंट टू पॉइंट इसको देख सकते हैं। मैंने इसमें बहुत ही अच्छे और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह रखा है, यानी एक पूरा कंसेप्ट। ओके, सो एट फर्स्ट सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 1600 का टाइम, यानी 1600 ईस्वी में क्या हुआ। जो ब्रिटिश कंपनी थी उसकी स्थापना, ठीक है। अब उसने यहाँ पर उसके द्वारा जो महारानी एलिजाबेथ थी उन्होंने क्या किया कि प्रथम जो चार्टर था उनके द्वारा भारत में व्यापार करने की एक अधिकार था कंपनी के तहत, ठीक है। तो ये रहा इनका फैक्ट जब ये 1600 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें अब, तो सबसे पहले कंपनी का एक शासन था, ठीक है। कंपनी का शासन था, तो कंपनी के शासन का मतलब है कि 1773 से, आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा, 1773 से 1858 तक, 1858 तक 18 है, 1858 तक क्या रहा, कंपनी का शासन रहा। अब इसके तहत क्या हुआ, 1773 का एक रेगुलेटरी एक्ट बना, 1773 का, ठीक है। इसमें सबसे मेन चीज़ क्या थी कि एक तो था कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। देखो, प्रावधान तो 1773 में किया गया, लेकिन उसकी स्थापना कब हुई थी, 1774 में, ठीक है। कलकत्ता में 1774 में स्थापना हुई और उसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, और मुख्य न्यायाधीश थे हमारे एलिजा इम्पे, याद रखिएगा एलिजा इम्पे। और इसके कुछ फैक्ट अलग हैं, जैसे कि इस अधिनियम के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर, ठीक है, बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, ठीक है। उसकी हेल्प के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और जो हमारे पहले जो गवर्नर थे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है। इसमें मद्रास, बम्बई और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। ये आपको याद रखना है, इसमें जो मेन चीज़ थी, ठीक है। और इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी के गवर्निंग बॉडी, कंपनी के नियंत्रण सशक्त हो गया था। ये था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये आपका कंप्लीट हो गया। अगर हम इसके बाद बात करें तो, ठीक है, ये संघीय न्यायालय है, बाद में हम इसको डीपली पढ़ेंगे, फिलहाल इसको देख लेते हैं। 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी, जो आगे आएगा। इसके मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गेवेर थे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। ये क्या था। अब कोई भी एक अधिनियम है तो उसमें कुछ कमी पहली होती है, मतलब कि जो पहला एक्ट था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसकी कमियों को पूरी करने के लिए ये 1781 में पारित किया गया। लेकिन जो अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें सबसे मेन था कि इसमें एक कंट्रोल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक निकाय का गठन किया था, और इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ भी यहाँ से हो गया था, ठीक है, नियंत्रण परिषद। उसके बाद हमारा आता है 1833 का, लेकिन इससे पहले एक और आता है 1813 का भी आता है। आप 1813 को देख लीजिएगा। 1813 का में बस एक प्रावधान सबसे मेन रहा कि शिक्षा पे थोड़ा ध्यान देकर 1 लाख रुपए एजुकेशन में दे दिया गया। तो उसके बाद हमारा आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। अब 1833 का देखते हैं। 1833 में क्या था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। आपको याद रखना है कि जो, देखो ये भी था, मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया। 1813 में एक इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति, ठीक है। हम इसमें 1833 यानी गवर्नर जनरल परिषद में कानून सदस्य की नियुक्ति से संबंधित, ठीक है। अब इसमें 1833 में ये हो गया। और दूसरी चीज़ इसमें ये हुई, दूसरा पॉइंट इसमें आप लिख लीजिएगा कि
बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, और ये कौन थे हमारे पहले? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये आपको याद रखना है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। सॉरी। और इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि जो हमारे सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू कर दिया गया था। ठीक है, अब आयोजन शुरू किया था लेकिन एक प्रयास किया था। ठीक है, आपको याद रखना कि प्रयास किया था। उसके बाद में हमारा आ जाता है 1853 का चार्टर एक्ट। अब 1853 के में क्या है कि ब्रिटिश संसद द्वारा पारित, इसमें एक जो मेन था वो ये था कि एक परिषद बनाया गया, मतलब कि विधायिका और कुछ प्रशासनिक कार्यों को लेकर उसे विधान पार्षद कहा गया। ठीक है, ये 1909 का है। ठीक है, हम फिलहाल जो पढ़ रहे हैं वो 1853 वाला। जो इसमें एक चीज़ याद रखनी है, मैंने अभी आपको 1833 के एक्ट में बताया था कि जो सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवकों के संबंध में, इसमें तो प्रयास किया गया था 33 में, और जो 1853 में इन्होंने इसको थोड़ा मतलब कि सोचा। एक मैकाले था, लॉर्ड मैकाले, उनने उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, लिख लीजिए आप, पॉइंट टू पॉइंट सुनते रहिएगा। कि मैकाले ने एक फिल्ट्रेशन थ्योरी यानी निस्पंदन का सिद्धांत, शिक्षा को लेकर उसने ये बोला था कि शिक्षा छन छन कर मिलेगी। मतलब कि पहले जो उच्च अधिकारी होते थे, अमीर खानदान के लोग होते थे, पहले उनको मिलने के बाद या ब्रिटिशों को मिलने के बाद नीचे वर्ग के लोगों को मिलेगी। ये मैकाले की हमारी सोच ही, जो भी कुछ है उस टाइम हुआ 1833 में, ये काफ़ी फेमस है इस बारे में। ठीक है, और इस प्रकार इसमें मतलब भारतीय नागरिकों के लिए ये भारतीय सिविल सेवा खोल दी गई थी। खैर, नेक्स्ट देखते हैं इसमें द्वैध शासन। तो ऊपर मैंने बताया था, इसमें आगे भी इसके बारे में पढ़ेंगे। और प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919। ठीक है, लेकिन 1919 से पहले हम क्यों ना विचार करें 1909 के। ठीक है, देखो इसमें और भी हैं, चलो इससे पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ कि इनको थोड़ा डीप नहीं पढ़ते, लेकिन फिर भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। इससे पहले 1861 में आया, 1892 में, और एक आया था हमारा 1909 में, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल देख लेते हैं 1861 में एक आध पॉइंट जो फैक्ट है, इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। तो इसमें क्या था कि एक 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके द्वारा एक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी, इसमें उल्टा कर दिया, उसका उल्टा विकेंद्रीकरण। ठीक है, और इसमें बंगाल और हमारा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन कर दिया गया। और इसमें लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में, याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, मैंने इसमें नहीं लिखा, पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई, यानी पोर्टफोलियो का गठन किया गया। और 62 के आसपास जो लॉर्ड कैनिंग था, उसने 3 भारतीयों को पहली बार विधान परिषद मनोनीत किया था। कौन कौन थे वे, आप उनके नाम सुन लीजिए और लिख लीजिएगा। पहले थे हमारे, देखो वीडियो को आप रोक कर भी आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को थे, वो हमारे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकम राव। ठीक है, इन तीनों को विधान परिषद ने मनोनीत किया था। आपको ये बात याद में ज़रूर रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके बाद हम देखते हैं 1892 की क्या विशेषता रही हैं। ठीक है, इसमें क्या था कि कुछ जो, देखो विधान परिषद गठन पहले हो गया था 1861 में। अब इससे अगला पॉइंट 1892 में क्या बनेगा, डेफिनेटली कि इसमें विधान परिषदों को कार्य की वृद्धि, मतलब कार्य में वृद्धि करने के लिए, बजट पर बहस करने के लिए, मतलब इनको अनुमति मिल गई थी। ठीक है, इसमें ये प्रावधान था सबसे मेन। और एक गैर सरकारी सदस्य की नियुक्ति के लिए भी चुनाव का प्रावधान किया, लेकिन चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 1909 की। ठीक है, देखता हूँ इसमें 1909 का अधिनियम मैंने लिखा नहीं लिखा, देखो है इसमें अधिनियम, देखो हमने ऊपर पढ़ा था 1833 का, तो चलो इसमें हो गया। खैर कोई नहीं, हम इनको मतलब देखो, आप अगर
मतलब माइंड फोकस आपको यहीं रखना है अपना, और आपको इस वीडियो को अगर ध्यान से सुन भी रहे हैं ना तो आपका कुछ नहीं बचेगा। चार्टर एक्ट में सारे ख़त्म कर दूंगा। यानी 1909 की बात कर रहे हैं हम। 1909 का देख लेते हैं। इसको हम कहते हैं मार्ले मिंटो। आपको याद रखना है मार्ले मिंटो, लिख लीजिएगा मार्ले मिंटो। अब देखो मार्ले और मिंटो दो थे, ठीक है। मार्ले कौन था? मार्ले, लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव, ठीक है। और जो मिंटो था वो भारत में वायसराय था। आपको याद रखना है, क्योंकि जो इसके बाद अधिनियम आएंगे, तुम्हारा चेम्सफोर्ड आएगा, तो ये मतलब इसी तरह है, इनके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें 1909 में सॉरी अनुपूरक प्रश्न, बजट पर संकल्प रख सकते थे, और सबसे मेन चीज़ हुई कि हमारे प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रताप सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। आपको याद रखना है। और इसमें एक फैक्ट है 1909 में कि इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। मतलब कि जो मुस्लिमों का चुनाव था वो मुस्लिम कर सकते थे, लॉर्ड मॉर्ले मिंटो वाले एक्ट में, ओके। और इसमें जो लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको लिखना है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में, ठीक है। इसमें देख लेते हैं सबसे पहले, यहाँ से ये स्टार्ट हो गया था। तो इसके तहत संज्ञेय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन सी? आरक्षित और हस्ताक्षरित विषय, ठीक है। अब देखो जो हस्ताक्षरित विषय थे इन पर गवर्नर का शासन होता था, कि इन पर गवर्नर का शासन होता था और वह मंत्रियों की सहायता लेता था, और जो भी उसके उत्तरदायी थे वो इसमें होते थे। और जो आरक्षित थे वो गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। देखो दोनों में अंतर समझ में आ गया, ठीक है। शासन की यह दोहरी व्यवस्था को द्वैध, अब देखो द्वैध क्या है? एक यूनानी शब्द है, डाई आर्की से मतलब उत्पन्न है द्वैध, ओके। तो ये काफ़ी हद तक असफल रही थी, ठीक है, मतलब आरक्षित, इसको आपको ये भी माइंड में रखना है, ठीक है। और इसमें द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस अधिनियम में क्या किया कि इन्होंने, देखो ये पढ़ लेंगे 1919, अभी तो मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। 1919 वाला, यह ब्रिटिश सांसद द्वारा पारित, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भागीदारी यानी भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था, ठीक है। इस अधिनियम के सचिव मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ये भी था मेन, ठीक है। इसको भी आपको माइंड में रखना है। जैसे पार्लियामेंट होता है उसी तरह मॉन्टेग्यू और वायसराय दोनों को डिफरेंट समझ लिया, इसलिए इसको मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया था, ठीक है। चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे और मार्टिन भारत के राज्य सचिव थे, ठीक है। इसमें राज्य में द्वैत शासन की स्थापना की गई। मैंने अभी आपको बताया था द्वैत शासन और निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये दोनों स्टार्ट किए गए। और यानी देखो अब द्विसदनीय, इसमें मतलब कि क्या है कि भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय तो आप जानते ही हैं, कंटिन्यू काफी दिन से पढ़ते भी हैं। कौन कौन थे द्विसदनीय? राज्यसभा और लोकसभा, इनका गठन किया गया। दोनों सदनों में बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। आप तो थोड़ा लगे, खैर। अब इसमें क्या था कि एक लोक सेवा आयोग के लिए, देखो ये मैंने आपको ऊपर बता दिया, इतना है पॉइंट। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 में ही कर दी थी कि मुस्लिमों को मुस्लिम वोट। खैर, तो इसमें मैं जो बता रहा था अभी कि 1926 में 1926 में याद रखिएगा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, याद रखिएगा ये इसमें ही हुआ। और 1919 के अधिनियम में ये व्यवस्था थी
व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि सिखों, यूरोपियन और ईसाइयों और एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया। ये मैंने ऊपर बता दिया। द्विसदन विधान। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था और उसमें 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत। याद रखिएगा आपको, ऊपरी सदन को हम कहते थे राज्य परिषद। ठीक है, उसके बाद निचला सदन क्या होता था, इसको केंद्रीय विधानसभा, ये 3 साल के लिए होती थी। इसमें 144 सदस्य है, में से 104 निर्वाचित और 40 मनोनीत। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत एक भारत सरकार अधिनियम 1935, जो अपना आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर बात करें तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ तक कि इसमें तुम्हारा एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज के साथ साथ जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुच्छेद थे, ये भी आपको याद रखना है। अब इसमें क्या हुआ देख लेते हैं इसको। ये तो मैंने ऊपर पढ़ा था, कुछ हिस्सों में संभव हुआ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा तथा राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में लागू किया और संघीय शासन की व्यवस्था, और अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान इस संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान थी। ये न तो केंद्र और न प्रांतों में आवंटित नहीं थे। खैर, प्रांतीय शासन व्यवस्था, फेडरल न्याय की स्थापना, और 1937 में वर्मा को भारत से अलग। चलो और मैं बता देता हूँ कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट। इसमें जो तीनों सूचियाँ होती है हमारी, कौन कौन सी, संघ, राज्य और संवर्ती, इनमें इनका जो बंटवारा करा गया इसमें किया गया, जिसमें संघीय सूची में 59 विषय, राज्य में 54 और दोनों के लिए संवर्ती में 36 विषय का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब इसमें और क्या रहा जो मेन, मैं इसमें कुछ बता देता हूँ कि इसमें अगर 1935 में बात करें तो हमारी आरबीआई की स्थापना की गई और 49 में उसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। और संघीय न्यायालय जो इसमें फेडरल कोर्ट थे, इसमें 37 में बना दिए गए थे, 1937 में। ठीक है, और कुल मिलाकर जो 11 राज्य थे उसमें से 6 में, ठीक है, 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की थी। इसमें बंगाल, बम्बई, महाराष्ट्र, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। ठीक है, और इसमें और भी फैक्ट हैं लेकिन जो मेन थे मैंने इसमें बता दिए। हाँ, एक और, इसमें 10% जनसंख्या को मत का अधिकार था, मतलब कि लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया था। ओके, और कुछ इसमें ठीक है, ये काफ़ी फैक्ट हैं इसमें, इसके लिए काफ़ी हैं ये। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं और क्या है हमारा। 37 में चुनाव थे, प्रांतीय विधानमंडल मैंने ऊपर बता दिए थे, पूर्ण बहुमत से इसमें हुआ। ठीक है, लेकिन देखो बम्बई लगभग पूर्ण बहुमत, लेकिन बंगाल, पंजाब, सिंध में वंचित बाद गठबंधन और 8 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल हो गया था। ठीक है, स्टार्टिंग में 6 थे, बाद में इनका पूर्ण बहुमत हुआ। ठीक है, एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण क्रिप्स मिशन 1942 है। हिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे, कभी मैं हिस्ट्री का जिक्र करूँगा, पढ़ाऊँगा जरूर इसको। इल्बर्ट बिल 83 में लॉर्ड रिपन ने एक विधेयक का प्रस्ताव का भारतीय यूरोपीय के बराबर पर रोकना, इसे दांडिक। ओके, चलो इसके बाद कैबिनेट मिशन की बात कर लेते हैं। 46 में कैबिनेट मिशन क्या था कि इसमें संविधान सभा का गठन एक सूत्र प्रस्तुत था, मतलब कि जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। जैसे प्रांतों को प्रतिनिधि जनसंख्या के आधार पर होना था, ये मैंने ऊपर बता दिया। ठीक है, ये सदस्य कौन कौन थे एग्जाम में पूछ सकता है। पैथिक लॉरेंस 12 सचिव थे, AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री, फोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, ये तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। और भारतीय संविधान द्वारा सभा का प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को घोषणा कर दी गई थी और नवनिर्वाचित विधानसभा से 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ये आपको याद रखना है। देखो अंतरिम सरकार और भारत का पहला मंत्रिमंडल काफ़ी हैं, इसमें कम से कम 14 सदस्य हमारे अंतरिम में थे और 14 ही जो हमारा पहला मंत्रिमंडल था उसमें। और इसको मैं आपको बताऊंगा इसके दूसरे पार्ट में। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे कि पूछता है वित्त मंत्री कौन थे हमारे अंतरिम सरकार के, तो लियाकत अली खान, इस टाइप से क्वेश्चन थे इसमें। चलो मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। इसमें थोड़ा लिख रहा है कौन कौन थे
अंतरिम सरकार का गठन किया गया। वायसराय कार्यकारी कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति जवाहरलाल नेहरू थे। शिक्षा मंत्री, ये सब लिख रहे हैं इसमें, लेकिन मैं इसको डीपली पढ़ाऊँगा। वेवेल योजना को देख लेते हैं। अक्टूबर, ये देखो हिस्ट्री के कुछ हैं, देखो सब चीज़ों को आपको मिलाकर पढ़ना है। तो 43 में लॉर्ड लिनलिथगो की जगह वेवेल आया। उसने क्या किया कि हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान का उद्देश्य करना और एकता स्थापित करना नहीं था। ठीक है। हाँ, चलो इसके बारे में मैं और बता देता हूँ अभी। अब देखो, अगर हम अधिनियम की बात करें तो अभी हमारा अधिनियम और बचा है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है। ये हमारे ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, हमारे तो नहीं, मतलब ब्रिटिश थे, इन्होंने 20 फरवरी 47 को घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से उन्होंने मतलब बताया। ठीक है। और उन्होंने क्या किया कि वायसराय, जो उस टाइम वायसराय थे, लॉर्ड माउंटबेटन, विभाजन की योजना पेश की और उसे हमने माउंटबेटन योजना कह दिया, और ये हमारा अधिनियम बनकर तैयार हो गया। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ठीक है। इसमें वायसराय का पद नंबर 1, देखो आप नोट कर रहे हैं, वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर 2 डोमिनियल राज्य, गवर्नर जनरल का पद सृजन किया गया। और डोमिनियल स्टेट कौन कौन से हमारे बन गए थे, आपको पता ही होगा, पाकिस्तान और भारत, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। लेकिन ताज तो ब्रिटेन का था, पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। अब तक उन्होंने बहुत कर लिया था, अब नहीं करेगा कोई। ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं और क्या विशेषताएं थी कि संविधान का निर्माण अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के विधानसभा बनाना, मतलब अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में विधानसभा बना सकते थे। ठीक है। ये 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ। कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियल पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक दोनों डोमिनियल इस कानून, ठीक है, इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेते। ठीक है। इस कानून ने, पॉइंट है, इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया, जो अब तक होता था ब्रिटेन में, वो भी खत्म कर दिया और सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों में राज्य सचिव को दे दी। और इस तरह 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश जो अधिकार था समाप्त हो गया और इसके साथ ही ये समझौता हुआ और इसके बाद ये हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्टार्ट हो गया। ठीक है। और इसमें और भी है, चलो देखते हैं और क्या है। भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर जनरलों को राज्य का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया और यहाँ एक शाही उपाधि थी, शाही, जिसको हम सम्राट कहते थे। तो भारत का सम्राट सब समाप्त कर दिया गया और जो सिविल सेवा कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती थी वो वही मिलती रही जो पहले से उन्हें प्राप्त थी। ठीक है। जो हमारा लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियल भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। याद रखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल डोमिनियल भारत के कौन थे, हमारे लॉर्ड माउंटबेटन। और जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई और 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियल की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस तरह हमारे इतने सारे एक्ट बने, अधिनियम बने, जिसके अकॉर्डिंग हमने ये सब प्राप्त किया। ठीक है। और फाइनली ये इस तरीके से हमारा भारत आज़ाद हुआ। इसमें और भी कुछ फैक्ट हैं। खैर, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने इसमें सारे जितने भी एक्ट अधिनियम थे सब आ गए। लेकिन आपको ध्यान रखना है, वीडियो को अच्छे से देखो। अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपकी समझ में सारे एक्ट आएंगे, क्योंकि आज तक जो क्वेश्चंस आए हैं इसमें से ही पूछे गए हैं आपको, कि बाहर से नहीं आएगा, सारे प्रश्न इसमें से ही आएंगे। मैंने इसका जो संग्रह किया है, नोट्स बनाए हैं, वो इसलिए प्रिपेयर किए हैं, इसलिए बनाए हैं ताकि आप सभी को मदद मिल सके। आपको अगर मेरे प्रयास से थोड़ी सी भी मदद मिल रही है, जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि हाँ बच्चे को कोचिंग
स्कूल आप सब ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरी वीडियो को देखें। और मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। अब इसमें और भी है कैबिनेट 46 का। चलो ये मैंने सारा हो गया। देखो वीडियो बहुत लंबी है, बनाने को मैं बहुत लंबी इसको और भी बना सकता हूँ, लेकिन आपको एक समय में एक यानी एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करना चाहिए। ये एक संविधान सभा का विचार 1934 में आया था, रांची गठित स्वराज पार्टी का। ठीक है, और इसमें ये भी था 35 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक कर भी। और कल हम जो वीडियो कल की हमारी रहेगी, यानी नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी, उसमें हम संविधान सभा, अंतरिम सरकार, मंत्रिमंडल, इनके बारे में बताएंगे, जितने भी ये समितियां थी। ठीक है, जैसे ही हो गया किस समिति के कौन अध्यक्ष थे। ठीक है, देखो मैंने नोट्स पूरे बना रखे हैं, PDF तैयार की हुई है। ठीक है, आपको वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा प्रयास थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जितना हो सके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर मिले। आपको उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आप सभी घर पर रहें, स्टे होम, सेव लाइफ्स, कि आपका जीवन, आपके परिवार और आपके सगे संबंधी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात से पहले से परिचित हैं और मेरे कहने से पहले ही आप इस बात को डेफिनेटली रोज़ डेली इसका पालन कर रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं दिल से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्टे होम कर रहे हैं। काफ़ी लंबे दिन, देखो लंबा प्रोसेस चल रहा है, सरकार आप सभी के साथ है और आप भी सभी को साथ रखिएगा और घर पे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। और इसी के साथ मेरी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।